टाइटल से आपको लगेगा कि आज का वीडियो केवल स्त्रियों के लिए ही है, लेकिन घर के सभी सदस्य अगर हर महीने में एटलीस्ट 4 दिन ये अन्नप्राशन करेंगे तो बहुत से व्याधियों से छुटकारा पाएंगे। हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर वर्षा मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी को वेलकम करती हूँ। हमने अपने बचना ए हसीनों खुद को पहचान लो और आयुर्वेद का कहना मान लो, अपना लो। इस लास्ट वीडियो में स्त्रियों के ऋतुचक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल से जुड़े कुछ आयुर्वेदिक कंसेप्ट्स डिटेल में जान लिए, जैसे कि स्त्री जननेंद्रियों का स्थान एवं कार्य वातदोष के विशेषतः अपान वायु के अधीन है, अतः वात का प्रकोप होने से बचे एवं वातदोष को बैलेंस रखे। हमारे आहार विशेषतः महिलाओं के आहार का विशेष ख्याल रखा जाए, क्योंकि जो आहार हम खाते हैं उसी से हमारा रस रक्तादि सप्तधातु बनते हैं। रस जो कि सबसे पहला शरीर धातु है, उस रस धातु के 2 उपधातु बताए गए हैं, वो है रज और स्तन्य। और इन 2 उपधातुओं की अभिव्यक्ति उचित समय पे स्त्री शरीर में ही होती है। तो हमारा आहार रस धातु को पोषक हो, ना कि दोष निर्माण करने वाला हो। स्त्री शरीर में 12 साल की उम्र के बाद लगभग 50 साल की उम्र तक हर महीने जो रजस्त्राव होता है वह रक्त धातु के स्वरूप में होता है। और वैसे भी जहाँ चोट लगती है, घाव लगता है, वहाँ पे ही तो ब्लीडिंग दृश्य स्वरूप में आता है। कुछ इसी तरह अंदर से व्रणित होने के कारण गर्भाशय से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है। ऐसे में आहार को विशेष महत्व प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में आहार व्रण को जल्दी भरने वाला और हीलिंग या हेल्दी हीलिंग कैपेसिटी वाला होना चाहिए। रक्त धातु का पोषण करने वाला हो, रक्त धातु को दूषित होने से बचाने वाला हो, ऐसा आहार होना आवश्यक है। आयुर्वेद का और एक बेसिक सिद्धांत है आश्रयाश्रयी भाव। इसका मतलब आज के विषय के संदर्भ में रक्त धातु और पित्त दोष इंटरडिपेंडेंट है। अगर रक्त दूषित होगा तो पित्त दोष बढ़ता है, और पित्त दोष प्रकोप होता है तो रक्त धातु दुष्ट होता है। तो एटलीस्ट रजस्त्राव के इन 4 दिनों में आहार पित्त प्रकोप करने वाला और रक्त धातु को दूषित करने वाला तो बिल्कुल ही ना हो। तो आप सोचोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्या रस धातु का पोषण करेगा, रक्त धातु को कैसे दूषित होने से बचाया जाए, पित्त प्रकोप होने से कैसे बचे, और हाँ, वात दोष को भी तो बैलेंस रखना है। और इतना ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण तो है अग्नि, जाठराग्नि, डाइजेस्टिव फायर, उसे भी तो समर रखना है। तो जो कि इस रजस्वला अवस्था में प्राकृतिक रूप से मंद होता है। आज मैं आपको रजस्वला अवस्था में आयुर्वेद में वर्णित परफेक्ट डाइट प्लान दूंगी, ताकि आपका स्वास्थ्य बना रहे, हमेशा बना रहे। रजस्वला अवस्था में या रजस्वला अवस्था से प्राकृतिक नेचुरल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के बेनिफिट्स आपको मिलते रहे और आप हर महीने शरीर शुद्धि के फायदे लेते रहे। किसी कवि ने क्या खूब कहा है, एक ही इस जन्म में फिर से नई जन्मूंगी मैं। ऐसे ही मराठी में कुछ है, एकाच या जन्मी जणू फिरुणी नवी जन्मेन ती। आयुर्वेद संहिताओं में स्पष्ट लिखा है, करे शरावे परणे वा हविष्यम त्रिहम आहरेत। और एक रेफरेंस आया है, शैरेयम यावकम स्तोकम कोष्ठ शोधन कर्षणम। अरे डोंट गेट स्ट्रेस्ड, ये बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब रजस्वला अवस्था में कम से कम 3 दिन खाने में थोड़ा परहेज करें। यहाँ एक बात ध्यान में रखें, जिनको 3 दिन ही रजस्राव होता है वो 3 दिन पथ्य का पालन करें, जिनको 5 दिन ब्लीडिंग होता है वो 5 दिन पथ्य संभाले। जितने दिन ब्लीडिंग उतने दिन रजस्वला परिचर्या का पालन करें।
एज सिंपल एज दैट। रजस्वला परिचर्या में आहार संबंधी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स अपनाने की ज़रूरत है। खाना दीपनीय हो, यानी अग्नि को साम्यावस्था में लाने वाला, उचित भूख बढ़ाने वाला, खाना पचाने योग्य यानी पाचनीय होना आवश्यक है, खाना मलादि एवं वात का अनुलोमन करने वाला हो। खाने में क्या हो रजस्वला अवस्था में, इसके वर्णन में बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड्स में लिखा है। खाना क्षयरेय हो, स्तोक हो, कोष्ठ शोधन करने वाला, कर्षण करने वाला हो। तो यह आहार कहाँ मिलेगा, क्या है ये, ऐसा आप सोच रहे होंगे ना। हाँ, इन सभी गुणों वाले आहार का एक ही शब्द में समावेश किया है, वो है आहार हविष्य हो। नहीं समझे, टेंशन मत लो, मैं हूं ना आपको इन बिटवीन द लाइन्स समझाने के लिए। आज विस्तृत में बताऊंगी हविष्यान्न के बारे में। तो आइए जान लेते हैं क्या है ये हविष्यान्न। महिलाओं के सुंदर, स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य का अन्न है हविष्यान्न। जैसे हम जानते हैं कि वदनी कवल घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे, जीवन करी जीवित्वान्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नो हे जाणीजे यज्ञ कर्म। हम खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाते, जो हमारे अंदर अग्निहोत्र यज्ञ रूपी अग्नि जाठराग्नि है, उसे साम्यावस्था में बनाए रखने के लिए खाते हैं। जैसे किसी पूजा में यज्ञ में आहुति के लिए समिधा अर्पण की जाती है। तो अब समझे ना, हविष्यान्न का मतलब है हवन यज्ञादि में उपयोग में लाया जाने वाला विशिष्ट विहित सात्विक अन्न या आहार ही हविष्यान्न कहलाता है। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन कौन से अन्य द्रव्य है जिनका समावेश हविष्यान्न में किया गया है। हविष्यान्न बहुत ही शुद्ध, सौम्य और सिंपल, पचाने में आसान फूड होता है। विशेषतः योगी और डिवोटीज साधना के दरमियान इसका सेवन करते हैं। वैसे हविष्यान्न का रेफरेंस यज्ञ में आहुति अन्न के संदर्भ में आया है, वैसे ही योगी या योग साधकों के अन्न के संदर्भ में भी आया है। और एक रेफरेंस पढ़ने में आया जहाँ कहा गया है हविष्यान्न इज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फूड टू ईट ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 days आफ्टर द फ्यूनरल ऑफ अ डिजीज्ड। तो अलग अलग स्थानों में अलग अलग उद्देश्यों के साथ इसका सेवन करना है। लेकिन आज का हमारा विषय रजस्वला परिचर्या के संदर्भ में है और उसमें कम से कम 3 दिन हविष्यान्न का सेवन करें, ऐसा आयुर्वेद ग्रंथों में बताया है। हविष्यान्न में जो आहार्य द्रव्य आते हैं वो बॉडी क्लींजिंग में काम आते हैं, शरीर से इम्प्यूरिटीज़ को दूर रखते हैं या इम्प्यूरिटीज़ बाहर निकाल के शरीर शुद्धि करते हैं। आज हम श्री हरिभक्ति विलास में बताए गए, मेंशन किए गए हविष्य इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे है तंडूल या राइस। यहाँ ध्यान रखें, राइस 1 साल पुराना हो, अनबॉइल्ड राइस फ्रॉम वाइट पैडी, सूर्य किरणों में रखा हुआ हो, अनपॉलिश्ड हो, सांठी राइस या सांठी शाली चावल हो तो और अच्छा। उसमें भी अगर आपको ब्राउन, रेड या ब्लैक राइस मिलता है तो ज़्यादा अच्छा। आप गरम गरम फ्रेशली प्रिपेयर्ड चावल या खिचड़ी खा सकते हो। चावल को पहले तवे पे भून के पकाया तो ज़्यादा अच्छा। दूध के साथ खाने वाले हो तो नमक ना डालें। आयुर्वेदिक यानी परंपरागत पद्धति से पकाया और वो भी मिट्टी के बर्तन में तो क्या कहने, बस प्रेशर कुकर में पकाया, बासी बहुत देर पहले पकाया, ठंडा चावल बिल्कुल ही ना खाए। चावल में देशी गाय का घी डाल के खाया तो और अच्छा। मूंग के दाल की ताजी गरम गरम खिचड़ी भी अल्प मात्रा में चलेगी। और आगे जाके बोला है, एक तो है देशी गाय का घी पर्याप्त मात्रा में प्रयोग करें।
घी से जठराग्नि बनी रहेगी, शरीर शुद्धि होगी, गर्भाशय का अंदरूनी घाव तो भरेगा ही, गर्भाशय एवं अंडाशय को बल भी मिलेगा और नवनिर्मित में मदद मिलेगी, स्त्री स्वास्थ्य बना रहेगा। दूसरा है मूंग की दाल। मूंग जो कि आयुर्वेद में अत्यंत पथ्यकर बताई जाती है, इसका आप यूश बना सकते हो। अंकुरित मूंग की उसळ या मूंग की खिचड़ी मूंग दाल चावल के साथ भी खा सकते हो। नेक्स्ट है सैंधव नमक। सैंधव नमक खाने में रुचि अनुसार सेंधा नमक इस्तेमाल करें, ना कम ना ज़्यादा, ज़्यादा तो बिल्कुल ही नहीं। गोरस द्रव्यों में गाय का दूध उचित मात्रा में ले। यहाँ इंडियन स्पीसीज यानी देशी गाय का ही दूध ले। अगर आपको किसी भी बीमारी से बचना है या फिर आप पहले से ही किसी भी प्रकार के व्याधि से परेशान हो तो भी आप देशी गाय के दूध और घी का ही प्रयोग अवश्य करें। एटलीस्ट रजस्राव के इन दिनों में तो 100%। हम हमेशा सुनते हैं कि स्कीम्ड मिल्क लो, लेकिन इन दिनों में हविष्यान्न लेने के लिए कहा है और हविष्यान्न में देशी गाय का दूध मलाई के साथ इंक्लूडेड है। अगर आपकी अदर बॉडी कंडीशंस का गाय का दूध मलाई सहित लेने के लिए फेवरेबल है तो आप इसका ज़रूर सेवन करें। आयुर्वेद के जानकार से जरूर पर्सनलाइज्ड एडवाइस ले। वैसे हविष्यान्न में दधी यानी दही या योगर्ट का भी समावेश होता है। आपके बॉडी कंडीशंस और ऋतु अनुसार इसका प्रयोग करें। सभी पदार्थ खाने से पहले इन सभी के गुणधर्मों के बारे में ज़रूर जान लें। गेहूं का इस्तेमाल करें। पहले गेहूं तवे पे भून ले, उसका आटा बनाए, उस आटे से बने भून के बनाए हुए फुलकों का समावेश आहार में करें, जो पचाने में भी रोटी की तुलना में हल्के होंगे। रजस्वला अवस्था के इन दिनों में आहार में ऑयल का समावेश ना करें, तो ऑयली फूड्स का तो सवाल ही नहीं आता, तो चटपटे चिप्स कुरकुरे भी आउट ऑफ क्वेश्चंस है। ऑयली, स्पाइसी और सॉल्टी पदार्थ बिल्कुल अवॉइड करें इन दिनों में। भुने हुए आहार का सेवन ही अलाउड है। फ्रूट्स में जो फल बीज सहित है यानी फ्रूट्स विथ स्मॉल सीड्स और विथ फ्यू सीड्स है, उनका सेवन अवश्य करें। इसके सिवा जो स्पेसिफिक फ्रूट्स खाने के लिए हविष्यान्न में इंक्लूडेड है वो है फलों का राजा मैंगो और कटहल यानी जैक फ्रूट। यथोचित मात्रा में आयुर्वेदिक हर्ब पिपली का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से करें। पिपली सिद्ध दुग्धपान कर सकते हो। हरितकी यानी हरड़ का इस्तेमाल भी ऋतु अनुसार कर सकते हो। हरितकी के बारे में सब डिटेल मैंने अपने एक वीडियो में बताए हैं, जिसका लिंक मैं आपसे नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी, वहां से सब जान ले। इक्षु इक्षु यानी ईख से बने आहार्य द्रव्य यानी शुगर केन डेरिवेटिव्स ज़रूर खाए। बस ध्यान रखें कि गुड़ और मोलासेस यानी काकवी या सीरा ना खाए। आप इन दिनों में गाय के दूध में बनी गेहूं या चावल की खीर भी खा सकते हो, ऑफ कोर्स देशी गाय के घी के साथ। यव या जव, जिसे बार्ली के नाम से आजकल सभी जानते हैं, इस यव के सत्तू का सेवन रजस्वला अवस्था में अत्यंत पथ्यकर माना जाता है। बार्ली हलवा भी एक अच्छा ऑप्शन है। मीठा किया तो हलवा और थोड़ा तीखा किया तो उसळ। जो चावल खाने में प्रयोग में लाएंगे वो अनबॉइल्ड राइस फ्रॉम वाइट पैडी हो तो सबसे न्यूट्रिशियस और पथ्यकर है, ये हमने जान लिया है। हविष्यान्न विशेषतः वो होता है जो हेमंत ऋतु में उत्पन्न होने वाला होता है, जो प्रायः सफ़ेद रंग का धान हो और जो सड़ा हुआ ना हो। इसमें चावल, मूंग और यव को विशेष महत्व है। हविष्यान्न में मूल शाक यानी रूट्स का समावेश होता है, जैसे मूली, गाजर इत्यादि। कंदमूल यानी जिस पौधे की जड़ भूनकर या उबालकर खाई जाती है वो हविष्यान्न के रूप में इस्तेमाल करें। भूनकर खाए तो ज़्यादा बेहतर। फॉर एग्जाम्पल शकरकंद, शलगम, गाजर, मूली इत्यादि। वैसे सूरण का भी इस्तेमाल हविष्यान्न में होता है।
जिनको ज़्यादा ब्लीडिंग की शिकायत हो या फिर ब्लीडिंग पाइल्स की शिकायत हो वो शक्कर चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं। मसालों में जीरा, धनिया, सौंठ का उचित मात्रा में आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग करें। अन्य मसालों को आप प्रयोग वर्ज्य है। तरकारी में अरबी के पत्ते भी हविष्यान्न में समावेशित है, लेकिन हो सके तो अवॉइड भी कर सकते हो। ये क्षारीय है, तो ज़रूरत के अनुसार ही मैरिनेटेड सन ड्राइड स्टीम्ड एरिकॉन्च लीव्स यानी अरबी के पत्तों की रेसिपी आप बना सकते हो। इसमें हल्दी बनाते समय ही हल्दी या इमली का उचित प्रयोग करें। बथुआ की सब्जी रजस्वला अवस्था में फ़ायदेमंद है। जो आपको ज़्यादा है, अगर आपको ज़्यादा हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग कंट्रोल में ये लाभदायक होगी। बथुए का साग आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, दर्द कम करता है एवं ल्यूकोरिया यानी योनि मार्ग से सफ़ेद जाने का प्रॉब्लम भी दूर करता है। इसे मराठी में चाकवत और संस्कृत में वास्तुक या यवशाक कहते हैं। इसके सिवा शतावरी यानी एस्पैरागस रेसिमोसस की शाक भी आप खा सकते हो। शतावरी कल्प से अच्छा शतावरी का चूर्ण और उससे भी अच्छी फ्रेश शतावरी की सब्जी। हविष्यान्न के लिस्ट में और एक आहार्य द्रव्य है केरा, जो कि भारत के उत्तरी प्रदेश में खाया जाता है, जिसका गूगल सर्च में सिनोनिम भूरे मटर आया है, लेकिन जानकारों की माने तो ये काले मटर खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके एरिया में मिलते हैं तो आप इन्हें खा सकते हो। आपके आयुर्वेद डॉक्टर और बुजुर्गों की सलाह आप ज़रूर लें। हविष्यान्न में आरू यानी पीच, जो कि हिमालय में ग्रो होते हैं, उनका भी समावेश है। और अगर आप पीच का मीनिंग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों ये रजस्वला अवस्था में खाते होंगे। पीच का अर्थ है सुंदर आकर्षक लड़की, तो सौंदर्य प्राप्ति के लिए पीच ज़रूर खाएं। इसके फूलों फलों का उपयोग खाने में करते हैं। जब ये पकते हैं, ये सब्जी के रूप में या फिर अचार बना के भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमने अब तक देखा कि सब्जी, रोटी, गेहूं, चावल, फल, कंदमूल इनका प्रयोग हविष्यान्न के रूप में करते हैं। तो ऑलमोस्ट खाने के लिए सभी पदार्थ पूरा यानी कंप्लीट फूड या डाइट के रूप में आपको मिलेंगे हविष्यान्न में पदार्थ। और ऑप्शनल भी पदार्थ आपको है, तो बस ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है और वातदोष को बैलेंस भी रखना है। तो तेल जैसा और कोई उत्तम स्नेह भी नहीं, तो क्या करें। इसलिए हविष्यान्न में तिल का समावेश किया गया है और तिल से ही तो तेल बनता है। बस तिल चबा चबा के खाना है। तिल सब्जी में डाल सकते हो, रोटी पे लगा के, जैसे ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी इत्यादि पे लगा के सेक के खा सकते हो। बस तिल गुड़ लड्डू या तिल गुड़ की चिक्की नहीं खाए, क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि शुगर केन डेरिवेटिव्स में गुड़ और मोलासेस यानी राब ये या काकवी ना खाए, क्योंकि वो वर्ज्य है। आंवला भी खाने के लिए कहा गया है। फलों में केले का भी समावेश किया है। इन दिनों में खाना स्टोक यानी और दिनों के कंपैरिजन में कम खाए। खुद की दोनों हथेलियों की अंजलि में जितना बैठे उतना ही खाए। इसका मतलब अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर का ख्याल रख के खाए। अजीर्ण से बचे। पहला खाना पाचन हुए बिना ना खाए। खाना ऐसा खाए जिससे आपके कोष्ठ का शोधन हो और खाना सूखा हो। इसका मतलब जो खाना बनाने में पानी का कम इस्तेमाल हो या फिर जिसमें पकाने के बाद जलीयांश कम हो या ना के बराबर हो, ऐसा खाना आप ज़रूर खाएं। इस प्रकार आप इन आहार्य साधन सामग्री से आपके प्रकृति अनुसार, आपके रजस्राव संबंधी परेशानियों के अनुसार, ऋतु को ध्यान में रखकर, आप जिस देश यानी एरिया में से बिलोंग करते हो उसके अनुसार वहाँ के सीजनल और रीजनल उपलब्धियों को ध्यान में रखकर द्रव्यों का चयन करें और स्वादिष्ट और पथ्यकर व्यंजन बनाकर रजस्वला स्त्री को कम से कम 3 दिन तो अवश्य दे। और इन घटक द्रव्यों का रस यानी स्वाद, पोटेंसी यानी तासीर, उन द्रव्यों का हमारे शरीर पर होने वाला असर, इनके डिटेल्स भी जानेंगे तो आपको इनमें से
क्यों क्या चूज़ करना है और क्यों चूज़ करना है ये भी समझेगा। अगर आप ये भी जानना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो में वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूं। और हाँ, घर में एक व्यक्ति के लिए बनाए गए सभी व्यंजन अगर घर के सारे सदस्य खाएंगे, विशेषतः पुरुष, तो उनको भी इस प्योर, माइल्ड, सिंपल और सात्विक आहार से लाभ ही होगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करना ना भूलें, सभी से शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें।